देखिए, इस वीडियो में हम लोग टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है उसको पढ़ेंगे, ठीक है? तो इसमें लाइन बाय लाइन हम चलते हैं, अंडरलाइन किया हुआ है, तो ठीक है? देखिए, आप देखिए बेसिकली ये बात जानते हैं कि जब हम धरातल से 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो पर 1000 मीटर पर, है ना? पर 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है वो गिर जाता है ना? इसको हम लोग क्या कहते हैं? एनवायरमेंटल लैप्स रेट, या इसको हम लोग नॉर्मल लैप्स रेट ये भी कहते हैं। किसे? इसे जो 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिर जाता है, ठीक है? यही आपको एनसीईआरटी में क्या मिलेगा? 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिर जाता है, ठीक है? ये एरो का नीचे की तरफ निशान है, मीन्स टेम्परेचर गिर जाता है। तो अगर जो इसको हम लोग कन्वर्ट करके ऐसे भी आपको एग्जाम में लिखा हुआ मिल सकता है कि 165 मीटर गिर जाता है 1 डिग्री पर। तो ये वाली सिचुएशन होती है, ये होती है आपकी एनवायरमेंटल लैप्स रेट की, जिसे हम लोग नॉर्मल लैप्स रेट भी कहते हैं। ये है नॉर्मल सिचुएशन। लेकिन यहाँ से देखिए, कभी-कभी कालिक एवं स्थानिक रूप से ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। अब सिचुएशन उल्टी हो चुकी है। क्या कह रहे हैं? ऊंचाई बढ़ने के साथ-साथ टेम्परेचर बढ़ रहा है, जबकि क्या है फिनोमिनन? ऊंचाई बढ़ने के साथ टेम्परेचर कम होना चाहिए। तो यहाँ पर ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जो टेम्परेचर अब क्या है वो बढ़ रहा है कम होने की बजाय, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? नेगेटिव लैप्स रेट, ठीक है? पॉजिटिव लैप्स रेट कौन सा होता है? जब ऊंचाई के साथ तापमान कम होता है। लेकिन जब ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है, यहाँ से देखिए, ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? नेगेटिव लैप्स रेट, ठीक है? इस क्रिया के कारण नीचे अपेक्षाकृत ठंडी वायु की परत तथा उसके ऊपर गर्म वायु की परत की स्थिति हो जाती है। कहने का मतलब क्या है कि नेगेटिव लैप्स रेट में क्या सिचुएशन बनती है, ठीक है? तो दो तरह के लैप्स रेट देखिए हमने अभी पढ़े हैं। इस पेज पर आप देखिए, एक होता है आपका पॉजिटिव लैप्स रेट पी से, एक होता है आपका एन से नेगेटिव लैप्स रेट। पॉजिटिव लैप्स रेट में क्या होता है कि ऊंचाई के साथ, ये एरो जो ऊपर की तरफ बन रहा है मीन्स ऊंचाई के साथ तापमान जो होता है वो घटता है, ठीक है? किस रेट से घटता है? 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस घट जाता है। जो नेगेटिव लैप्स रेट होता है इसमें क्या होता है? ऊंचाई बढ़ने के साथ जो है, जो तापमान है वायु का वो क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है? तो ऊंचाई बढ़ने के साथ जो है वो तापमान क्या है? बढ़ रहा है, और जब ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान बढ़ता है उसको हम लोग नेगेटिव लैप्स रेट कहते हैं। क्लियर? ठीक है? यही बात यहाँ पर कही जा रही है कि नेगेटिव लैप्स रेट क्या होता है। तो इस वाली सिचुएशन में क्या होता है कि ठंडी वायु की परत जो होती है उसके ऊपर गर्म वायु की परत स्थित हो जाती है। कहने का मतलब क्या है? ये वाली बात कही जा रही है कि जो नेगेटिव लैप्स रेट होता है, एन से नेगेटिव लैप्स रेट जो होता है, उसमें क्या होता है? नीचे क्या होना चाहिए? गर्म वायु की परत, नीचे क्या होनी चाहिए? ठंडी वायु, गर्म वायु की परत, और ऊपर जाते जाते ठंडी वायु की परत होनी चाहिए, है ना? लेकिन नेगेटिव वाले में क्या होता है? नीचे हो जाती है आपकी ठंडी वायु की परत और ऊपर हो जाती है आपकी गर्म वायु की परत, ठीक है? यानी नेगेटिव लैप्स रेट में क्या सिचुएशन बनती है? अगर जो हम एन से दिखाएं, ये जो एन है आपका, इससे हम लोग नेगेटिव लैप्स रेट दिखाएं तो नेगेटिव लैप्स रेट में क्या है कि किसी भी एरिया में, कोई ये बॉक्स के अंदर कोई एरिया है, इसमें नीचे जो होगी वो होगी आपकी ठंडी वायु की परत, और जो ऊपर वाला पार्ट है ये वाला, ये होगी आपकी गर्म वायु की परत, ठीक है? जब एटमॉस्फेयर में ऐसा हो जाए कि नीचे ठंडी वायु की परत और ऊपर गर्म वायु की परत, तो कौन सी सिचुएशन बनती है आपकी? नेगेटिव लैप्स रेट। और इसे ही नेगेटिव लैप्स रेट की सिचुएशन को क्या बोलते हैं हम? इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अधिक ऊंचाई पर होने वाला प्रतिलोमन, पेंसिल की निब को देखिए, अधिक ऊंचाई पर होने वाला प्रतिलोमन अधिक स्थायी होता है। क्यों होता है? क्योंकि पार्थिव विकिरण द्वारा ऊपरी गर्म परत को ठंडा करने में अधिक समय लगता है। ये यहाँ तक इस बात को समझिए क्या कहना चाह रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि एटमॉस्फेयर में, देखिए ये आपका एटमॉस्फेयर है, ठीक है? सपोज कीजिए ये आपका एटमॉस्फेयर है। अब पार्थिव विकिरण क्या होता है कि सूरज से आने वाली धरातल से टकरा करके जो ऊपर की तरफ जाती है ना, उन्हें तो कहते हैं पार्थिव विकिरण। तो इस पार्थिव विकिरण के हिसाब से क्या बात कही जा रही है कि ऊपर वाला जो एरिया में प्रतिलोमन हुआ है, मींस टेम्परेचर इन्वर्जन इस वाले पार्ट में हुआ है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है उसको ठीक होने में। क्यों? क्योंकि टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस ऊपर तक जाती हैं, फिर इसको गर्म करती हैं, ठीक है? इट मीन्स ये वाली बात देखिए जो यहाँ पर लिखी हुई है कि अधिक ऊंचाई पर होने वाला प्रतिलोमन अधिक स्थायी होता है, बहुत देर तक। क्यों होता है? क्योंकि जो पार्थिव विकिरण है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन द्वारा ऊपर जो क्या होती है आपकी आमतौर पर ठंडी परत होनी चाहिए, उसको गर्म कौन करता है? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन करती है, और इन टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को, उस ठंडी परत को गर्म करने के लिए टाइम लगता है, क्योंकि नीचे से टकरा कर ऊपर जाती हैं। इसलिए हाइट पर जो होने वाला प्रतिलोमन है बहुत देर तक बना रहता है, ठीक है?
जबकि धरातल के निकट होने वाला प्रतिलोमन अल्पकालिक होता है। क्यों होता है अल्पकालिक धरातल के निकट होने वाला प्रतिलोमन? क्योंकि विकिरण द्वारा धरातल के निकट ठंडी परत का लोप शीघ्र हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है, विकिरण मीन्स रेडिएशन। तो रेडिएशन की वजह से क्या होता है? रेडिएशन की वजह से जो धरातल के पास कोई ठंडी परत है वो तो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी, है ना, रेडिएशन की वजह से। फिर वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन हो या सिंपल रेडिएशन हो, धरातल के पास जो होता है वो सन की रेज ज़्यादा एक्टिव रहती हैं। इस वजह से वहाँ पर जो ठंडी परत होती है वायु की वो बहुत जल्दी गायब हो जाती है, हीट की वजह से वो गायब हो जाती है। लेकिन जो एटमॉस्फेयर में हाइट पर हो रहा है वो क्यों नहीं गायब हो पाती? क्योंकि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को उस हाइट तक जाना पड़ेगा। ठीक है, जो ठंडी वायु परत हाइट पर है उस हाइट तक टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को, पार्थिव विकिरण को जाने के लिए टाइम लगता है, जिस वजह से अपर एटमॉस्फेयर पर यानी ऊपरी वायुमंडल में जो भी प्रतिलोमन होता है, इन्वर्जन होता है टेम्परेचर का, वो बहुत देर तक चलता रहता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको यहाँ तक? तो ये बेसिकली आपका टेम्परेचर इन्वर्जन था कि मतलब क्या कैसे कैसे होता है। ठीक है, अब टेम्परेचर इन्वर्जन होने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। आप यहाँ से देखिए, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि टेम्परेचर इन्वर्जन अगर जो हो रहा है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं। तो लिखा है इस प्रकार की प्रतिलोमन के लिए निम्न अनुकूल दशाएं हैं। कौन कौन सी दशाएं हैं? हम उनको एक बार लाइन बाय लाइन करके चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है जाड़े की दीर्घ रात्रि होनी चाहिए ताकि बहिर्गामी पार्थिव विकिरण प्रवेशी सौर्य विकिरण से अधिक सक्रिय हो सके। ये जो अंडरलाइन की हुई लाइन है इसका मतलब क्या है? ये कहना चाह रहे हैं कि सर्दियों की लॉन्ग नाइट्स होनी चाहिए। उससे क्या होता है कि जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन होती है वो तो इतनी नहीं हो पाती जितनी टेरेस्ट्रियल होती है। समझे? इसका कहने का मतलब देखिए, ये वाली बात यहाँ पर ये कही जा रही है कि अगर जो मान के चलिए कि डे टाइम शॉर्ट है, ठीक है, और नाइट्स जो है आपकी वो लॉन्ग है, तो आप जानते हैं कि अर्थ किससे हीट होती है ज़्यादातर? पार्थिव विकिरण से। ठीक है, अब डे टाइम पर जो जितनी भी हम लोगों ने सनरेज मिली, डे तो शॉर्ट होते हैं तो सनरेज की क्वांटिटी क्या होती है? कम होती है। ठीक है, ये किसकी बात हो रही है? ये हो रही है विंटर्स की बात। लिखा है ना कि जाड़े की दीर्घ रात्रि होनी चाहिए। तो डे टाइम जो होता है वो शॉर्ट होता है जिससे सनरेज क्या होती है? कम मिलती हैं। नाइट्स जो होती हैं वो लॉन्ग होती हैं जिससे क्या होता है कि जितनी भी सनरेज शॉर्ट टाइम में आई होती हैं वो बहुत तेजी से टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के रूप में ऐसे ऐसे आई और ऐसे निकल गई। ये सन है आपका, ठीक है, सन से ऐसे आई और ऐसे निकल गई। तो ये लॉन्ग नाइट्स होने की वजह से बहुत ज़्यादा विकिरण मतलब टेरेस्ट्रियल रेडिएशन अर्थ की सरफेस से होता है, जिस वजह से क्या होता है कि सारी की सारी हीट जो होती है वो लॉस हो जाती है। अब सारी की सारी हीट लॉस हो जाएगी तो क्या सिचुएशन बनेगी? नीचे ठंडी परत आ जाएगी, है ना, और जहाँ तक ये ऊपर तक हाइट तक जा रही थी वहाँ तक गर्म परत बन जाती है। तो सिचुएशन बन गई ना, नीचे ठंडी और ऊपर गर्म। क्यों? क्योंकि जितनी पार्थिव विकिरण थी सरफेस पे वो लॉन्ग नाइट्स की वजह से सारी की सारी उड़कर वापस चली गई। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है कि जाड़े की दीर्घ रात्रि होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा देखिए, आकाश स्वच्छ तथा बादल रहित होना चाहिए। ठीक है, यह अत्यधिक उच्च बादल होने चाहिए ताकि पार्थिव विकिरण द्वारा ऊष्मा का हासिल तीव्र तथा अबाधित गति से संपन्न हो सके। बादल की स्थिति में पार्थिव विकिरण शिथिल पड़ जाता है। कहने का मतलब यह है कि आकाश स्वच्छ तथा बादल रहित हो। इसका मीन्स ये कहा जा रहा है, देखिए आप अच्छे से जानते हैं कि अगर जो आपका एटमॉस्फेयर है, इस बॉक्स को आप एटमॉस्फेयर मान के चलिए आपका, ठीक है, सन से ये रेडिएशन आ रही हैं, ये यहाँ से टकराने के बाद आपकी वापस ऐसे मुड़ गई। ठीक है, तो जितनी भी इनकमिंग सोलर रेडिएशन थी ये टकराने के बाद ऊपर चली गई सारी की सारी। अगर जो आसमान साफ नहीं होगा, यहाँ पर मान के चलिए बादल ही बादल हैं, तो ये तो यहीं पर ही ट्रैप हो जाएगी सारी की सारी, है ना। तो जब यहीं पर ट्रैप हो जाएगी तो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कैसे बनेगा? इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर की सिचुएशन कैसे बनेगी? इसलिए बादल नहीं होनी चाहिए ताकि जितनी भी आए उतनी सारी सारी वापस निकल जाए। ठीक है, और नीचे वाली पूरी इस लेयर की ये क्या है, ये ठंडी पड़ जाए ताकि जितनी आई थी उतनी निकल गई। ठीक है, कोई ट्रैप करने के लिए, इस हीट को ऊपर ट्रैप करने के लिए बादल ही नहीं होने चाहिए। बादल होंगे तो हीट ट्रैप हो जाएगी, फिर इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, धरातल के पास शुष्क पवन हो। शुष्क पवन मीन्स क्या कहा जा रहा है कि जो आपका जो ये सरफेस वाला पार्ट है उस पर ड्राई विंड होनी चाहिए। ड्राई विंड होने से क्या फ़ायदा होगा कि अगर वो मॉइस्चर वाली विंड होगी तो वो हीट को और ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी अपने अंदर, कि और हीट वो एब्जॉर्ब कर सकती है। देखिए, जो मॉइस्चर वाली विंड होती है, ठीक है, जिसमें ह्यूमिडिटी होती है विंड के अंदर ना, थोड़ी बहुत नमी होती है, वो क्या होती है, हीट को एब्जॉर्ब करती है। लेकिन जो विंड ड्राई होती है टोटली, वो क्या होती है, जो हीट होती है या पार्थिव विकिरण कह लो, रेडिएशन कह लो, ठीक है, एक तरीके से उसको अवशोषित नहीं कर पाती। तो यानी ड्राई विंड होनी चाहिए। ठीक है, जिससे क्या हो, उसका अवशोषण ना हो सके। क्लियर?
अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, वायुमंडल वायुमंडल शांत तथा स्थिर होना चाहिए, यानी एटमॉस्फेयर में ना शांत होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि विंड्स बहुत तेज चल रही हों। अगर ऐसा होता रहेगा तो क्या होगा कि जो गर्म विंड है, जो कोल्ड विंड है, उनका मिक्सचर होता रहेगा, ठीक है। इसीलिए वायुमंडल जो होता है वो शांत होना चाहिए। हिम से आच्छादित धरातल होना चाहिए जिससे कि सौर्य विकिरण का अत्यधिक परिवर्तन हो सके। क्या कह रहे हैं, ज्यादातर कैसा होना चाहिए, स्नो कवर्ड एरिया होना चाहिए। स्नो कवर्ड एरिया होने से क्या होगा, जितनी भी आएगी उतनी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। आपने पढ़ा है ना, स्नो का एल्बिडो बहुत ज्यादा होता है। स्नो का एल्बिडो बहुत ज्यादा होता है, जिस वजह से क्या होता है, जितनी भी इनकमिंग सोलर रेडिएशन होती है वो टकरा कर वापस चली जाती है, जिस वजह से आपका इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर की कंडीशन बनती है। अगर जो हिम से आच्छादित धरातल नहीं होगा, ठीक है, तो क्या होगा, एब्जॉर्ब कर सकता है वो, सन रेज को एब्जॉर्ब कर सकता है। इसलिए एब्जॉर्ब नहीं होनी चाहिए सन रेज, जितनी आए उतनी निकल जाए मैक्सिमम से मैक्सिमम। तभी तो नीचे ठंडी परत बन जाएगी और ऊपर गर्म उसके, तो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कहलाएगा, ठीक है। तो इस वजह से एक तरीके से सारी कंडीशंस आपकी होती हैं। आगे देखिए लिखा हुआ है, इस तरह का प्रतिलोमन वायुमंडल में स्थिर दशाओं में संपादित होता है। अतः अतः इसे स्थिर प्रतिलोमन, स्टैटिक इन्वर्जन, ऊपर देखिए लिखा है ना, स्टैटिक इन्वर्जन या अप्रवाही प्रतिलोमन, एडवेक्शन इन्वर्जन भी कहते हैं। एडवेक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि हवा के, हमने टोटली किस बारे में जिक्र किया, हवा के फ्लो के बारे में जिक्र किया है ना, कि गर्म हवा इस तरीके से ऊपर शिफ्ट हो जानी चाहिए और नीचे ठंडी हवा। मीन्स यहाँ पर हवा के चलने की बात की जा रही है ना, एक तरीके से कि विंड का फ्लो इस तरीके से होना चाहिए और रेडिएशन का इस तरह से होना चाहिए, जिस वजह से इसे क्या कहा जा रहा है आपका, नॉन एडवेक्शन। हाँ, ठीक है। तो ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसका मतलब ये कहा जा रहा है कि हमने इसमें टोटल में विंड्स की मूवमेंट के बारे में उतना पढ़ा है, लेकिन सबसे ज़्यादा किसका रोल रहा है इसमें, रेडिएशन का रहा है, ठीक है। रेडिएशन कौन, जो सन से आती है हमारी। तो इसलिए यहाँ पर देखिए इसको क्या कहा गया है, अप्रवाही प्रतिलोमन, ठीक है। नॉन एडवेक्शन, नॉन एडवेक्शन मीन्स कि विंड के मूवमेंट की इतनी बात नहीं है जितना रेडिएशन की है। तो इसको हम लोग कौन सा प्रतिलोमन कहते हैं, रेडिएशन, ठीक है, रेडिएशन इन्वर्जन कहते हैं इसको। नॉन एडवेक्शन का मतलब होता है जहां पर हवा के चलने का इतना जिक्र या इतना प्रभावी नहीं होता, उसको कहते हैं। तो हमने हवा का जिक्र तो किया है, लेकिन सबसे ज्यादा मेन रोल किसका रहा है, कि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, रेडिएशन इन्वर्जन। क्लियर। तो ये आपका टेम्परेचर इन्वर्जन का था, ठीक है। बेसिक आपको ये चीज याद रखनी है इसमें, कि जाड़े की दीर्घ रात्रि होनी चाहिए, ठीक है। जाड़े की दीर्घ रात्रि हो ताकि सारा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन चला जाए। क्लाउड नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी, ताकि ट्रैप ना हो सके हीट। और जब हीट ट्रैप नहीं होगी तो नीचे क्या हो जाएगा, ठंडी, और ऊपर की तरफ हल्की हल्की गर्म। धरातल के पास ड्राई विंड होनी चाहिए ताकि वो मॉइस्चर ना ले सके, ठीक है। विंड में से अगर जो विंड मॉइस्चर वाली विंड होगी तो क्या कर सकती है, हीट एब्जॉर्ब कर सकती है। तो ड्राई विंड होने से क्या फायदा है, जितना रेडिएशन आया उतना ही वापस चला गया। और फिर जो एटमॉस्फेयर है, जो आपका एटमॉस्फेयर है वो शांत होना चाहिए, ठीक है। एटमॉस्फेयर जो है आपका वो शांत होना चाहिए, उसमें विंड की जो मूवमेंट है वो बहुत शांत होनी चाहिए। एटमॉस्फेयर आपका शांत होगा तो टेम्परेचर जो है आपका, ठीक है, वो इतनी जल्दी ट्रांसफर नहीं होगा। ट्रांसफर नहीं होगा तो क्या होगा, एक ही जगह पर जमा रहेगा वैसे का वैसा ही, कि नीचे ठंडा है और ऊपर गर्म है। और फिर कौन सी सिचुएशन बन जाएगी, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी, ये आपको याद रखनी है, तो आपका इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर वाला ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बस इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक तरीके से नॉन एडवेक्शन। नॉन एडवेक्शन मीन्स कि इसमें हवा के चलने की बात उतनी इंपॉर्टेंट नहीं कही गई जितना किसकी है, रेडिएशन की गई है। और वो भी कौन सी रेडिएशन, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ठीक है। ओके, बस ये आपका अब कंप्लीट होता है, ठीक है। थैंक यू।